हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आओ एसेट्स बनाएं। और आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं टैक्सेशन के ऊपर। टैक्सेशन किसका? टैक्सेशन म्यूचुअल फंड्स का, टैक्सेशन इक्विटीज़ का, टैक्सेशन डेट का और टैक्सेशन इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स का। तो हम समझेंगे आपके ऊपर कितना टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, किस इन्वेस्टमेंट को हम शॉर्ट टर्म मानते हैं, किसको हम लॉन्ग टर्म मानते हैं, डिविडेंड पे किस तरह से टैक्सेशन लगता है, डिविडेंड में रिसेंट बजट में क्या चेंजेस आए थे और आपके ऊपर डिविडेंड का कैसा टैक्सेशन होता है। आज का पूरा वीडियो इन सब्जेक्ट्स पे फोकस्ड रहेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरी नॉलेज आपकी जेब में हो। तो फ्रेंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन कैसे होता है ये आज हम समझने वाले हैं। जैसा कि हमने अपने पुरानी वीडियोस में भी बात की है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ बनानी है, लंबी वेल्थ बनानी है, आपको 30 साल में 30 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं, तो वो वेल्थ सिर्फ आपकी इक्विटी म्यूचुअल फंड से बन सकती है। अगर आप किसी भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में जाएंगे तो आपकी वो वेल्थ नहीं बन पाएगी जो आपकी इक्विटी में यहाँ पे बनेगी। लेकिन इस वेल्थ को बनाने के साथ साथ हमें ये समझना है, क्या हम इस वेल्थ को बनाते समय कहीं ज़्यादा टैक्सेस तो नहीं पे कर देंगे। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इक्विटी में, डेट में, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में और डिविडेंड में टैक्सेशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं दो तरह के, एक डोमेस्टिक होते हैं, एक इंटरनेशनल होते हैं। इंटरनेशनल की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की। तो फ्रेंड्स, जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। अगर आप किसी शेयर को बेचते हैं या किसी म्यूचुअल फंड को बेचते हैं तो आपको या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है, या आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है। अगर आपने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड को या शेयर को आपने 12 महीने या उससे कम में खरीद के सेल कर दिया है, 12 महीने के अंदर ही आपने खरीदा और उसको 12 महीने से पहले ही बेच दिया, तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म। और अगर आपने 12 महीने से ज़्यादा तक उसको रखा और उसके बाद आपने उसको सेल किया तो ये कहलाता है लॉन्ग टर्म। तो 12 महीने तक शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में और इक्विटी शेयर्स में अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड या शेयर को 12 महीने से पहले बेच दिया तो उस पर आपको जो भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको 12% का फ्लैट इनकम टैक्स लगता है। इसके ऊपर सेस और सरचार्ज अलग से लगता है। लेकिन अगर आपने अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर्स को 1 साल से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड रखा, मतलब खरीदने के 1 साल के बाद बेचा, तो उसके ऊपर जो आपको कैपिटल गेन लगता है वो 10% का लगता है। लेकिन 10% का कैपिटल गेन आपका शुरू होता है 1 लाख रुपए के प्रॉफिट के बाद। मतलब जितना भी प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपए तक होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 1 लाख के बाद आपका जो भी प्रॉफिट होगा उस पर 10% का टैक्स लगेगा। उसके ऊपर सेस और सरचार्ज जो भी एप्लीकेबल होगा वो उसके ऊपर से लगेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें डेट म्यूचुअल फंड्स की, तो डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जिस तरह से इक्विटी में हमने कहा 12 महीने से कम में शॉर्ट टर्म और उससे ज़्यादा पे लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है? डेट म्यूचुअल फंड्स में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है वो तभी आता है अगर आपने किसी यूनिट को 36 मंथ से पहले सेल किया है। तो यहाँ पे 36 मंथ तक अगर आप कुछ सेल करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आता है, और अगर 36 मंथ्स के बाद कुछ सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आता है। सवाल आता है कितना टैक्स लगेगा? अगर आपने 36 महीने से पहले किसी डेट म्यूचुअल फंड को खरीद के बेच दिया तो आपका जो टैक्सेशन होगा वो आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से होगा। जो भी आपका स्लैब रेट है आपका टैक्सेशन उसी पे बेस्ड होगा। लेकिन अगर आपने किसी डेट म्यूचुअल फंड को 3 साल के बाद बेचा, 36 मंथ्स के बाद बेचा है, तो आपका जो कैपिटल गेन होगा वो 20% के रेट से होगा और उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता है ये जानना भी ज़रूरी है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी थी और आप उसको 5 साल के बाद बेचते हैं, तो उसमें महंगाई का इफेक्ट भी लग गया, 5 साल में कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन भी होता रहा, तो हम ये कहेंगे वो 100 वाली चीज़ 5 साल बाद 100 की नहीं है, हम उसको 120 या 125 की मानेंगे, उस पर इंडेक्सेशन लगाएंगे। तो मान लीजिए आपने वो चीज़ 150 की बेची है, तो 150 माइनस 100 करके 50 रुपये आपका प्रॉफिट नहीं है। आप इंडेक्सेशन करोगे, उसकी वर्किंग बनाओगे, तो वो चीज़ जो 100 रुपये की है वो आपकी आज 5 साल बाद 120 की हो गई है। तो उसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी, जो ली जाएगी 120। तो 150 की अगर बेचा है तो 150 माइनस 120, 30 रुपये आपका प्रॉफिट होगा, ना कि आपका प्रॉफिट 50 रुपये होगा। तो जब भी हम इंडेक्सेशन करते हैं तो वहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाता है। तो ये हमने बात की इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की और शेयर्स की और डेट म्यूचुअल फंड्स की। अब जो हमारे बैलेंस म्यूचुअल फंड्स या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो क्या वो इक्विटी में आते हैं या वो डेट की कैटेगरी में आते हैं? अगर कोई म्यूचुअल फंड उसमें पोर्टफोलियो इक्विटी का 65% से ज़्यादा है तो वो इक्विटी के हिसाब से टैक्स्ड होगा, जो भी बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड होगा। लेकिन अगर उसमें जो पोर्टफोलियो है
वो 65% से ज़्यादा डेट का पोर्टफोलियो है तो वो डेट म्यूचुअल फंड के हिसाब से उसका टैक्सेशन होगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं जो अनलिस्टेड होते हैं, जो अनलिस्टेड कैटेगरी में होते हैं, उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का ब्रेकअप कैसे होता है, टैक्सेशन उसका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स और डेट की बात करी उसी तरीके से होते हैं अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स वो होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, वो कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है, उसका आईपीओ नहीं आया है, लेकिन उसके शेयर्स भी सेल परचेज होते हैं। तो फ्रेंड्स अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का जो टैक्सेशन होता है वो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल डेट की तरह चलता है। जिस तरह से डेट में 36 मंथ्स तक जो भी इनकम होती है वो स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होती है, उसी तरीके से अनलिस्टेड शेयर्स के केस में भी जो अभी आपकी इनकम होती है। बात करेंगे अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के केस में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे होता है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के केस में टैक्सेशन तो डेट की तरह चलता है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को हम 24 महीने के अंदर अगर सेल परचेज करते हैं तो हम उसको शॉर्ट टर्म मानते हैं, और अगर 24 महीने से ज़्यादा की हम होल्डिंग रखते हैं तो हम उसको लॉन्ग टर्म मानते हैं। टैक्सेशन डेट की तरह चलता है। अगर आपने 24 महीने के अंदर कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को आपने सेल कर दिया है तो आपका टैक्स लगेगा आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, कोई स्पेसिफिक टैक्सेशन नहीं है। लेकिन अगर आपने 24 महीने के बाद उस शेयर को सेल किया है तो 20% टैक्स लगेगा विद इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। तो हमने बात की इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन की, इक्विटी शेयर्स के टैक्सेशन की, डेट म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन की, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन की। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन बिल्कुल डेट की तरह होता है। हम उसको एक इनकम का एसेट ही मानते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आपकी जितनी भी शॉर्ट टर्म की इनकम होती है वो आपके स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होती है, और जितने भी लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट्स होते हैं वो आपके 20% के हिसाब से टैक्स होते हैं विद द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन सेम डेट की तरह होता है, कोई भी कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह से हमारी डोमेस्टिक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसी तरीके से इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स का क्या फ़ायदा होता है, अगर आप चाहते हैं आप यहीं बैठ के नेटफ्लिक्स में इन्वेस्टमेंट करें, आप चाहते हैं यहीं बैठ के एप्पल में इन्वेस्टमेंट करें, आप चाहते हैं आप यहीं बैठ के सैमसंग में इन्वेस्टमेंट करें, तो आप यहाँ पे बैठ के उनके डायरेक्टली शेयर नहीं खरीद सकते। लेकिन ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हमारे इंडिया में हैं जो यहीं पे बैठ के बाहर की कंपनीज में पैसा लगाते हैं। तो आपका पैसा एप्पल में, सैमसंग में, नेटफ्लिक्स में, अडोब में, ऐसी कंपनीज में आपका पैसा लग जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बहुत सारे इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो कि बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और आपने वहाँ पे कोई सेल परचेज़ की और आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो गया, तो उनका जो टैक्सेशन होता है वो पूरा डेट के हिसाब से चलता है। कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन की, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन की, डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन की और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन की। अब हम बात करने जा रहे हैं डिविडेंड के टैक्सेशन की। अगर आपको कोई डिविडेंड रिसीव हुआ तो क्या आपको उस पर कोई टैक्स भी देना है, ये हमको समझना है। अब पिछले साल 2020 में डिविडेंड में एक चेंज आया था। पहले क्या होता था, डिविडेंड 2-3 लेवल पे लग जाता था। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड ने किसी कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है, म्यूचुअल फंड कंपनी ने उस सामने वाली कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो जब उस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो आपकी जो एएमसी थी उसको भी डिविडेंड मिला, उस पर भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगा। उसके बाद उस एएमसी ने जब इन्वेस्टर को डिविडेंड पास ऑन किया तो वहाँ पे भी आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग गया। तो कई बार क्या होता था, 2 बार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को ही अबॉलिश कर दिया 2020 में। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सिर्फ जो एंड इन्वेस्टर होगा, जिसने म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं या जिसने इक्विटी शेयर्स खरीदे हुए हैं, डिविडेंड इनकम सिर्फ उन्हीं की टैक्सेबल होगी। तो अब क्या होता है, कंपनी जब डिविडेंड एएमसी को देती है तो वो डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होता। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिस कंपनी से आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वहाँ पे नहीं होती। लेकिन जब वो एएमसी आपको डिविडेंड देती है, उस केस में वो 10% टीडीएस काट सकती है अगर आपकी डिविडेंड इनकम 5,000 रुपये या उससे ऊपर है। अगर 5,000 रुपये से नीचे है तो कोई भी आपका डिविडेंड का टैक्स नहीं कटेगा, लेकिन अगर 5,000 से ऊपर है तो आपका डिविडेंड का टैक्स कटेगा। अब होता क्या है म्यूचुअल फंड्स में कि म्यूचुअल फंड 2 तरह के आते हैं, एक आते हैं ग्रोथ वाले और एक आते हैं डिविडेंड वाले। एक में क्या होता है कि जो भी आपका डिविडेंड आता है वो उस फंड में री इन्वेस्ट हो जाता है। दूसरे केस में क्या होता है, आपका डिविडेंड री इन्वेस्ट ना होकर आपको खुद को पास ऑन हो जाता है। तो जिस केस में डिविडेंड आपको खुद को पास ऑन हो जाता है वहाँ पे आपका ये टैक्स लगता है। अगर आपका डिविडेंड 5,000 रुपये या उससे ज़्यादा का डिविडेंड है तभी उस केस में टैक्स लगता है, अदरवाइज़ कोई टैक्सेशन
नहीं लगता डिविडेंड के केस में। अब कोविड के केस में गवर्नमेंट ने क्या किया था कि अभी कुछ टैक्स को कम किया हुआ है, 10% से घटा के 7.5% किया हुआ है टिल 31 मार्च। तो 31 मार्च तक 7.5% है, लेकिन इन जनरल 10% का टैक्स डिविडेंड का लगता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसने बात की टैक्सेशन की। टैक्सेशन किस पे? म्यूचुअल फंड्स पे, इक्विटी शेयर्स पे, डिविडेंड पे और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स पे। तो अब क्योंकि रिटर्न फाइलिंग का टाइम चल रहा है, आजकल सब लोग अपनी रिटर्न भर रहे हैं, तो आप भी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट करिए, उसको बताइए आपने क्या म्यूचुअल फंड या शेयर्स में सेल परचेज़ किया है, अपनी करेक्ट डिटेल स्टेटमेंट्स उसको सबमिट कीजिए, वो आपको आपका टैक्स निकाल के देंगे। अगर कहीं पे कोई प्लानिंग का स्कोप है तो वो आपको प्लानिंग भी करके देंगे, करंट की भी प्लानिंग करके देंगे, फ्यूचर की भी प्लानिंग करके देंगे। तो अपने सीए से अपनी रिटर्न ज़रूर भरवाइए। रिटर्न फाइलिंग भी वेल्थ क्रिएशन का ही एक पार्ट है। बड़ी वेल्थ बनाने के लिए रिटर्न फाइल होना बहुत ज़रूरी है। अपनी सारी म्यूचुअल फंड्स की स्टेटमेंट, इक्विटी शेयर्स की स्टेटमेंट, डीमैट की स्टेटमेंट अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को दीजिए, अपनी रिटर्न भरवाइए और वेल्थ क्रिएशन की इस जर्नी में हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। आगे ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे जो बात करेंगे वेल्थ क्रिएशन की, जिसमें कि आपकी बड़ी वेल्थ कैसे बन सकती है, किस प्रोसेस से आप बड़ी वेल्थ बना सकते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बड़ी वेल्थ बना सकते हैं, इस बारे में हम और भी आगे बात करते रहेंगे। नए नए वीडियोस आते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू।